हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछले सेशन में हमने मैथ्यू आर्नोल्ड के इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी और इसके अलावा इनकी एक पोयम, बल्कि इनकी दो पोयम जो हैं हमारे सिलेबस में, उनमें से पहली डावर बीच, इसकी बात कर ली थी, इंट्रो की, और उसकी समरी की, इसकी थीम की भी। इसके साथ साथ हमने एक इसके क्वेश्चन की भी बात करी थी जो कि लॉन्ग टाइप था। ठीक है, आज जो बारी है वो है पोयम नंबर 2 की, जो कि है मेमोरियल वर्सेस, जिसमें आपको 3 पोएट्स देखने को मिलेंगे। वर्ड्सवर्थ मिलेंगे जो मेन जिनकी इन्होंने बात करी है, फिर गोएथे मिलेंगे और उसके बाद में बायरन भी मिलेंगे। ये पोयम भी इनकी बहुत मशहूर पोयम है। आज हम इस पोयम की इंट्रो और इसके समरी और इसकी थीम की बात करेंगे, साथ में इसके लॉन्ग आंसर की भी बात करेंगे। तो वेलकम टू फॉर्चुनेटो इंग्लिश क्लासेस। अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी के लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज चैनल पर मौजूद है, उन्हें जा कर के एक्सप्लोर करिए। और जितना भी हमने आपको अब तक वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, उन सभी की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करेंगे मेमोरियल वर्सेस। जैसा कि डेट उसमें आगे मेंशन है कि ये 1850 में आई थी। इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैथ्यू आर्नोल्ड रोट हिज फेमस एलेजियक वर्सेस आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ ऑन 23 अप्रैल 1850। तो ये जो मेमोरियल वर्सेस है ये एलेजी की टोन में है और इसको इन्होंने लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। वर्ड्सवर्थ्स सन इन लॉ एडवर्डो क्विलिनन रिक्वेस्टेड अर्नोल्ड। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं कि इनका सन इन लॉ जो दामाद थे एडवर्डो क्विलिनन, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी अर्नोल्ड से टू राइट एन इलेजी, कि वो एक इलेजी लिखे। किस पर? वर्ड्सवर्थ की मृत्यु पर। एंड अर्नोल्ड डिड सो विथ डीप डिवोशन, और अर्नोल्ड ने बड़ी गहरी श्रद्धा के साथ इसको किया, यानी इलेजी लिखी। इन अ लेटर टू हिज फ्रेंड आर्थर ह्यूज क्लाउ, आर्थर ह्यूज को अपने एक लेटर में अर्नोल्ड ने मेंशन्ड हाउ ही हैड डर्ज्ड विलियम वर्ड्सवर्थ इन द ग्रैंड स्टाइल, कि किस तरह से उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को अपनी ग्रैंड स्टाइल में दिखाया है, याद किया है। शोइंग हिज सिंसियर एडमिरेशन, अपने एक सिंसियर प्रशंसा के साथ, या उस कह दीजिए कि सिंसियर प्रशंसा को दिखाते हुए कि मैं वर्ड्सवर्थ से बहुत प्रभावित हूँ, मैं उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखता हूँ और उनकी प्रशंसा भी करता हूँ। अर्नोल्ड वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ वर्ड्सवर्थ नेचर पोइट्री। वही बात आ गई कि जो अर्नोल्ड हैं वो वर्ड्सवर्थ की नेचर पोइट्री के बहुत बड़े एडमायरर, प्रशंसक थे। ही प्रेज्ड वर्ड्सवर्थ, वो वर्ड्सवर्थ की तारीफ करते थे। एज अ प्रीस्ट टू अस ऑल of the wonder and bloom of the world which we saw with his eyes and were glad। करेंगे उन्हें वो एक ऐसा प्रीस्ट मानते थे, एक ऐसा संत मानते थे। टू अस ऑल, हम सभी के लिए, ऑफ द वंडर एंड ब्लूम ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के अचंभे और खूबसूरती को समझने के लिए। विच वी सॉ विथ हिज आइज, जिसे हम अपनी आँखों से, उनकी आँखों से देखते हैं। यानी ये कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ एक ऐसे संत थे कि जिनकी आँखों के द्वारा हम दुनिया के अचंभों को और दुनिया अजूबों को कह दीजिए और दुनिया की खूबसूरती को देखते हैं। एंड वर ग्लैड, और खुश होते हैं। कैसे देखते हैं? वो पेंटर तो थे नहीं, मतलब जो उन्होंने अपनी वर्ड्सवर्थ ने पोएम्स लिखी उसमें जिस तरह से नेचर का वर्णन किया है, ये उसकी बात कर रहे हैं कि उसको पढ़ करके हमारे सामने दुनिया की खूबसूरती और अचंभे में डाल देने वाली नेचर नज़र आती है। अच्छा, आगे देखते हैं। इन वन ऑफ हिज एसेज, अपने एसे में अर्नोल्ड रोड दैट, अर्नोल्ड ने लिखा कि वर्ड्सवर्थ ग्रेटनेस, जो वर्ड्सवर्थ की महानता है, ले इन द वे ही डीपली फेल्ट एंड एक्सप्रेस द जॉय इन नेचर। इस बात में, ले इन द वे, इस बात में छिपी है कि ही डीपली, वो बहुत गहराई से फेल्ट, महसूस करते थे, एंड एक्सप्रेस्ड, और उसे व्यक्त करते थे। किसे? जॉय को, खुशी को, इन नेचर, जो कि प्रकृति में मौजूद है। कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ की जो महानता है वो इस बात पर टिकी है कि वो प्रकृति में मौजूद खुशी को, शांति को, सांत्वना को, सहानुभूति को, उदारता को महसूस भी करते थे और उसे व्यक्त भी कर देते थे।
इन सिंपल इमोशंस एंड इन ह्यूमन ड्यूटीज, और करेंगे जो सिंपल इमोशन हमारे होते हैं और जो ह्यूमन हमारी ड्यूटीज़ जिम्मेदारियां हैं उनको भी बहुत अच्छे से अपनी पोएम्स में इन्होंने व्यक्त किया है, जिसके लिए तारीफ करते हैं। हेल्पिंग रीडर्स, इस तरह से ये मदद करते हैं रीडर्स की टू एक्सपीरियंस दैट, कि वो अनुभव करें कि जॉय थ्रू हिज पोएम्स, कि उनकी पोएम के द्वारा उन्हें खुशी मिलती है, उन्हें आनंद प्राप्त होता है। अर्नोल्ड ऑल्सो एडमायर्ड लॉर्ड बैरन, जो अर्नोल्ड हैं वो लॉर्ड बैरन को भी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं उनकी, फॉर हिज करेज, उनके साहस के लिए, इन सिंसेरिटी और वफादारी के लिए। दो ही फाउंड बैरन्स पोइट्री टर्बुलेंट, यद्यपि उन्हें बैरन की जो पोइट्री है वो टर्बुलेंट से भरी नज़र आती है, उतार चढ़ाव से भरी नज़र आती है। टर्बुलेंट वैसे झटका होता है, यानी जैसे आप प्लेन में बैठे हों तो आपको अचानक से कोई झटका महसूस हो वेदर की वजह से या किसी और रीजन से, तो उसको टर्बुलेंट कहते हैं। तो अपन इसको उतार चढ़ाव से कहेंगे यहाँ पे। ही रिस्पेक्टेड हिज स्ट्रेंथ, वो उनकी शक्ति का सम्मान करते हैं। इन फेसिंग सफरिंग, कष्टों को सहने में। इन डाउट, और संदेहों को बर्दाश्त करने में। इन हिज ओन वर्स, अपनी खुद की वर्स में क्या कहा इन्होंने, अर्नोल्ड रोड, अर्नोल्ड लिखते हैं। एंड बैरन, लेट अस डेयर एडमायर, चलो हम साहस करते हैं एडमायर, प्रशंसा करने का। इफ नॉट दाई फियर्स एंड टर्बिड सॉन्ग, येट दैट इन एंग्विश डाउट डिजायर, दाई फियरी करेज स्टिल वाज स्ट्रॉन्ग। कहेंगे इफ नॉट दाई फियर्स एंड टर्बिंग सॉन्ग, अगर तुम्हारे फियर्स, डरावने, डरावना ही होता है, टर्बिड और ख़तरनाक, सॉन्ग गीत ना होते, ख़तरनाक मतलब हमें सच्चाई दिखाने वाले, कड़वी सच्चाई दिखाने वाले। येट दैट एन एंग्विश डाउट एंड डिज़ायर, फिर चाहे येट दैट इन एंग्विश, वो एंग्विश में होते, संदेह में होते, डिज़ायर हमारी इच्छा में होते या इच्छा उससे दिखाई देती। दाई फियरी करेज, फिर भी तुम्हारा जो फियरी करेज है ना, स्टिल वॉज स्ट्रॉन्ग, वो तब भी कैसा होता, मजबूत होता या शक्तिशाली होता। यानी ये जो नोट है यहाँ पर, कि अगर तुम्हारे अंदर ये सारी चीज़ें न होती ना, तभी तुम एक को बहादुर या शक्तिशाली व्यक्ति कहलाते। ही ऑल्सो हेल्ड गोयथे, गोयथे की भी बात करते हैं ये, इन हाई रिगार्ड, मतलब पूरे सम्मान के साथ में। कॉलिंग हिम अ मोरल गाइड, उन्हें मोरल गाइड कहते हैं, नैतिक मार्गदर्शक कहते हैं। एंड द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज, और इस आयरन एज मतलब वो पाषाण काल वाला नहीं, बल्कि ये इंडस्ट्रियल एज वाला। कहें कि इस एज में जो कि मशीनों से भरी पड़ी है, तुम एक फिजिशियन हो, यानी लोगों के दर्द को समझने वाले हो और उनका उपचार करने वाले हो। अर्नोल्ड फेल्ट दैट गोयथे हैड अ वाइज एंड हीलिंग माइंड, कि गोयथे का जो दिमाग है ना बहुत समझदार है और हीलिंग, उपचार करने वाला है, आराम देने वाला है। मच डीपर दैन मेनी इंग्लिश पोएट्स, दूसरे इंग्लिश पोएट्स से कहीं ज़्यादा गहराई मौजूद है उसमें, इंक्लूडिंग टेनिसन, इन टेनिसन को मिला करके। यानी बहुत सारे इंग्लिश पोएट्स से गोयथे ज़्यादा समझदार और ज़्यादा सांत्वना देने वाले हैं। दीज ट्रिब्यूट्स रिफ्लेक्ट, ये ट्रिब्यूट जो हैं, ये श्रद्धांजलियाँ जो हैं, ये रिफ्लेक्ट करती हैं अर्नोल्ड्स डीप लिटरेरी इंसाइट, अर्नोल्ड की गहरी लिटरेरी इंसाइट, लिटरेरी समझ को, एंड इमोशनल कनेक्शन को विद द ग्रेट पोएट्स ऑफ हिज टाइम, अपने समय के महान पोएट्स के साथ में करेंगे। ये जो बातें, जो ये श्रद्धांजलियाँ अर्नोल्ड ने दी हैं इन तीनों को, इससे ये बात समझ आती है कि वो अपने टाइम के महान जो पोएट्स थे उनके साथ में इमोशनली कनेक्ट थे। चलिए समरी देखेंगे अब, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। मेमोरियल वर्सेस इज हार्ट फेल्ट ट्रिब्यूट, मेमोरियल वर्सेस जो है एक हृदय विदारक, क्या है, नहीं हृदय विदारक नहीं होगा, दिल से महसूस किया जा सकने वाला, क्या की जा सकने वाली एक श्रद्धांजलि है। टू ट्रीट ग्रेट पोएट्स, ग्रेट पोएट्स को ट्रीट करते हुए या करने के लिए, जिनमें गोयथे हैं, बायरन हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। द पोएम कैन बी अंडरस्टूड, इस कविता को समझा जा सकता है इन 3 पार्ट्स, 3 भागों में। ईच डेडिकेटेड टू 1 पोएट, और हर एक भाग एक पोएट को डेडिकेट है। ये बात ध्यान रखेंगे, 3 भागों में पोएम है, तीनों में अलग अलग तीनों पोएट्स की बात की गई है। फर्स्टली पहले तो क्या है, अर्नोल्ड टॉक्स अबाउट गोयथे के बारे में बात करते हैं, हु डाइड इन 1832। ही वॉज कॉल्ड, उन्हें कहा जाता था यूरोप सो सेजेस्ट हेड, यूरोप का सबसे
कह दीजिए बुद्धिमानी से भरा हुआ, और सेज वैसे संत होता है, ठीक है। संतों में सबसे ज़्यादा महान व्यक्ति कहलाते थे यूरोप के, ये कह दीजिए। एंड द फिजिशियन ऑफ आयरन एज, और इस मशीनी युग के वो एक उपचारक थे, यानी डॉक्टर थे, जो लोगों की परेशानियों को, उलझनों को समझते थे और अपने वक्स के थ्रू उनका उपचार करने की, उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करते थे। गोयथे डीपली केयर्ड अबाउट ह्यूमन सफरिंग, वही बात आ गई कि गोयथे जो है बहुत गहराई से चिंता करते थे ह्यूमन सफरिंग की, मानवों के कष्टों की। ही नोटिस्ड एवरी वूंड, वो हर एक घाव को नोटिस करते थे, एंड वीकनेस, कमजोरी को भी नोटिस करते थे, ऑफ पीपल, लोगों की। ही अंडरस्टूड द मोरल, वो नैतिक एंड स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स को समझते थे, ऑफ सोसाइटी, समाज की। एंड ऑफर्ड रेमेडीज थ्रू आर्ट, और अपनी कला के जरिए उन्हें रेमेडीज प्रदान करने की कोशिश करते थे, ऑफर करते थे रेमेडीज। अर्नोल्ड प्रेजेस गोयथे, अर्नोल्ड जो है प्रशंसा करते हैं गोयथे की, फॉर हिज विजडम, उनकी बुद्धिमानी के लिए, एल हीलिंग स्पिरिट, और लोगों को उपचार करने वाली आत्मा रखने की वजह से, कि वो लोगों को इन कष्टों से निकालना चाहते हैं। स्पेशली इन अ टाइम ऑफ डाउट एंड मटीरियलिज्म, ख़ास तौर से उस समय जबकि जो समय चल रहा है वो संदेहों से, शक से भरा हुआ है कि साइंस सही है या रिलीजियन सही है, ये तो लड़ाई चली रही थी, और मटीरियलिज्म से भरा हुआ है। मटीरियलिज्म समझते ही है कि जिसमें बस दौलत को ही सब कुछ माना जाए, इंसान की वैल्यू, इंसान की, उसकी भावनाओं की, उसके डर की, उसकी फीलिंग्स की जहाँ पर कोई जगह ना हो, उसको आप कह दीजिए कि मटीरियलिज्म है ये, ठीक है। चलिए, सेकेंडली, दूसरे स्टेंजा में या दूसरे भाग में अर्नोल्ड ऑनर्स बैरॉन, लॉर्ड बैरन को ऑनर, सम्मान देते हैं। ही राइट्स दैट, वो लिखते हैं कि बैरॉन्स, विथ बैरन्स डेथ द लास्ट पोइटिक वॉइस इज डम्ब, जब वो बैरॉन मरे तो लास्ट पोइटिक जो वॉइस थी, जो आवाज़ थी कविताओं की, वो डम्ब, गूंगी हो गई, खत्म हो गई। बैरॉन मे नॉट हैव टॉट मेनी लेसन्स, करेंगे शायद बैरॉन ने बहुत सारे हमें पाठ तो नहीं पढ़ाएं, बट लेकिन हिज पावर एंड पैशन, लेकिन उनकी जो ताकत और जुनून है ना, मूव्ड पीपल, लोगों को उसने प्रभावित किया है, लाइक द साउंड ऑफ थंडर, गर्जने की आवाज़ के साथ, या गर्जने की आवाज़ के जैसे, कि जैसे हम गर्जने की आवाज़ सुनते हैं और उससे डर जाते हैं, तो वैसे ही बैरन की आवाज़ को सुनकर के लोग प्रभावित होते थे। बैरॉन डाइड ब्रेवली, बैरॉन जो है बहादुरी के साथ मरे, ड्यूरिंग द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान। एंड हिज डेथ वॉज मॉर्न्ड विद ग्रेट ऑनर, उनकी मौत को बहुत महान सम्मान के साथ में मॉर्न किया गया। सारो अक्रॉस द यूरोप, और पूरे यूरोप ने दुख मनाया। फाइनली, अंततः, अर्नोल्ड बात करते हैं, फोकस करते हैं वर्ड्सवर्थ पर, whom he calls the greatest poet of the century, जिन्हें वो सेंचुरी का सबसे महान कवि मानते हैं। लाइक गोयथे, वर्ड्सवर्थ आल्सो लिव्ड इन टाइम ऑफ स्पिरिचुअल डिके एंड मटीरियलिज्म, गोयथे की तरह वर्ड्सवर्थ भी उसी मशीनी युग में जन्मे, जहाँ पर स्पिरिचुअल डिके हो रहा था, धर्म की मान्यताएं कमज़ोर पड़ती जा रही थी, और मटीरियलिज्म, संपत्ति, धन, बंगला, गाड़ी, इनकी लालच बढ़ती जा रही थी। हिज पोइट्री ऑफर्ड पीस, इनकी जो पोइट्री है वो पीस को, ब्यूटी को एंड हीलिंग को क्या करती है, ऑफर करती है। ही रिकनेक्टेड पीपल विथ नेचर, वो लोगों को प्रकृति के साथ फिर से जोड़ते हैं, एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करते हैं। फोर्ज्ड दियर वर्ल्डली वरीज, की वो अपनी वर्ल्डली, सांसारिक वरीज, चिंताओं को फॉरगेट, भूल जाए, कि सांसारिक चिंताओं को भूल जाओ और प्रकृति के कांटेक्ट में आ जाओ, तुम्हें सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। अर्नोल्ड इमेजिन्स द स्पिरिट्स ऑफ हेडीज, अर्नोल्ड जो है वो कल्पना करते हैं कि स्पिरिट्स ऑफ हेडीज जो है ना, रिजॉइसिंग, वो खुशी मना रही। हेडीज नरक का देवता है, ये माना जाता है कि देवता ज़्यूस का भाई है ये। एज नो म्यूजिकल सोल लाइक वर्ड्सवर्थ हैड इंटर्ड सिंस ऑर्फियस, क्योंकि हेडीज अंधेरे का, नर्क का, या सॉरी नर्क कह रहे, पाताल लोक का ये देवता माना जाता है। तो करें कि क्योंकि ऑर्फियस के बाद कोई भी ऐसा म्यूजिकल पोएट या सोल आत्मा दुनिया में नहीं आई है वर्ड्सवर्थ की तरह, इसलिए हेडीज जो है वो मौज कर रहा है। वर्ड्सवर्थ, और उसको मज़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वो अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं,
ये धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर इसके कैरेक्टर को आपको समझना है तो एक मूवी देखिए आप, क्या नाम उसका, क्रैश ऑफ टाइटन्स। उसमें जूस और हेडीज इन दोनों को दिखाया गया है। पहले ये आपस में लड़ते हैं, लेकिन बाद में अब उनके जो पिता थे जिनको इन्होंने कैद कर दिया था पाताल लोक में, बड़ा अच्छा नाम है उस जगह का, वो उसी में मिलेगा आपको सुनने को। तो फिर उनके खिलाफ ये लड़ते हैं, और इनके साथ में ज्यूस का बेटा भी होता है, परसियस। परसियस है शायद, शियस नहीं है, परसियस, ठीक है। हेडीज को आप वहां देख सकते हैं। तो वर्ड्सवर्थ डेथ, अर्नोल्ड बिलीव्स वाज एन इर्रेपेरेबल लॉस। करें जो मृत्यु है ना वर्ड्सवर्थ की, अर्नोल्ड का विश्वास है कि वो ऐसी है कि जिसकी कोई भी भरपाई नहीं कर सकता है, इर्रेपेरेबल, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। एज नो वन कोड रिप्लेस इज सूदिंग, क्योंकि कोई भी चाहे दुनिया से कोई भी आ जाए, नो वन कोड रिप्लेस इज सूदिंग, उनकी सांत्वना को, एंड अपलिफ्टिंग पोइट्री, और अपलिफ्टिंग सुकून देने वाली, शांति प्रदान करने वाली, विकास की तरफ ले जाने वाली लोगों को, पोइट्री को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। अच्छी बात है यार, अच्छा वर्णन किया है इन्होंने। चलिए, ये तो हो गई हमारी समरी किसकी, मेमोरियल वर्सेस की। पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि बताया इसको डिस्कस कर चुके थे अपन। आज क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं। हाउ डज अर्नोल्ड पे ट्रिब्यूट टू वर्ड्सवर्थ इन मेमोरियल वर्सेस, एंड व्हाई ही डज ही रिगार्ड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट ऑफ कंसोलेशन। करें कि क्या ट्रिब्यूट दिया है वर्ड्सवर्थ को अर्नोल्ड ने अपनी मेमोरियल वर्सेस में, और व्हाई डज ही रिगार्ड वर्ड्सवर्थ, और वो क्यों सम्मान देते हैं या क्यों मानते हैं कि उसको, वर्ड्सवर्थ को, एज द पोएट ऑफ कंसोलेशन, सांत्वना के कवि के तौर पर, यानी जिनको पढ़ने के बाद आपको सुकून मिलता है। चलिए देखेंगे, काफ़ी कुछ क्लियर होगा, ध्यान से देखेंगे। मैथ्यू अर्नोल्ड्स मेमोरियल वर्सेस, जो कि 1850 में आई, इज़ अ हार्ट फेल्ट ट्रिब्यूट टू वर्ड्सवर्थ, एक दिल के द्वारा या सच्चे मन से दिया गया श्रद्धा है, दी गई श्रद्धा है, नहीं श्रद्धा नहीं भाई, सच्चे मन से दी गई श्रद्धांजलि है। श्रद्धा तो डिवोशन होता है, ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि होती है। whom अर्नोल्ड रिगार्ड्स एज द ट्रू पोएट ऑफ कंसोलेशन, जिन्हें अर्नोल्ड ट्रू पोएट ऑफ कंसोलेशन, कॉन्सोलेशन, सांत्वना का एक सच्चा कवि मानते हैं, कि अगर आपको ज़िंदगी में सुकून नहीं महसूस हो रहा है तो वर्ड्सवर्थ को पढ़िए, ये मतलब है इनका। द पोएट कंपेयर्स गोएथे, गोएथे को कंपेयर करते हैं, बायरन को कंपेयर करते हैं, एंड वर्ड्सवर्थ को कंपेयर करते हैं, बट लेकिन इट इज़ वर्ड्सवर्थ हैं हु इमर्जेस एज यूनिक एंड इररिप्लेसेबल। करें कि इन तीनों में वर्ड्सवर्थ बाहर इमर्ज होते हैं, निकलते हैं, यानी इस तीनों में सबसे महान अर्नोल्ड इनको बताते हैं और कहते हैं कि ये एक अद्वितीय पोएट हैं कि जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, जिनके जाने की हम भरपाई नहीं कर सकते। अर्नोल्ड प्रेजेस गोएथे एज द फिजिशियन ऑफ आयरन एज। हम बात कर चुके हैं कि अर्नोल्ड को, गोएथे को अर्नोल्ड कहते हैं कि फिजिशियन है, एक उपचारक है, जो कि इस मशीनी युग में लोगों का इलाज करने आए हैं। अ थिंकर, एक ऐसे विचारक हैं हु डायग्नोस्ड ह्यूमैनिटीज वुंड्स, जो मानवता के घावों को डायग्नोस करते हैं विद विजडम, बुद्धिमानी से। जबकि जो बायरन है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इज रिमेंबर्ड फॉर हिज फेरी लाइफ, वो अपनी बहादुरी से भरी जिंदगी के लिए जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं। एंड टाइटेनिक स्ट्राइफ अगेंस्ट इटर्नल लॉज, एंड टाइटेनिक स्ट्राइफ, टाइटेनिक का यूज़ क्यों किया, मतलब बहुत ज़्यादा, स्ट्राइफ संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, अगेंस्ट इटर्नल लॉज, शाश्वत कानूनों के खिलाफ। अ सिंबल ऑफ पैशन एंड रिवोल्ट, वो एक जुनून और क्रांति का प्रतीक है। येट फिर भी अर्नोल्ड एडमिट्स, अर्नोल्ड ये मानते हैं, क्या मानते हैं, ही टॉट अस लिटिल, उसने हमें कम बताया या कम पढ़ाया। स्ट्रेसिंग दैट, इस बात पर जोर देते हुए कि बायरन्स इन्फ्लुएंस वाज पावरफुल, बायरन का जो इन्फ्लुएंस है बहुत शक्तिशाली है, बट नॉट डीपली हीलिंग, लेकिन उतनी गहराई से वो हील नहीं करता है, सुकून नहीं देता है, लोगों के विकृत दिल को और दिमाग को वो सही करने में अक्षम है, ये कह दीजिए। इन कंट्रास्ट, इसके उलट आप देखेंगे तो वर्ड्सवर्थ इज डिस्क्राइब्ड, वर्ड्सवर्थ को डिस्क्राइब किया गया है एज पजेजिंग
और रेयर सूदिंग वॉइस की, जो एक दुर्लभ सूदिंग वॉइस रखते हैं जिसको सुन करके ही हमें आनंद और सांत्वना और शांति मिल जाती है। एंड हीलिंग पावर भी रखते हैं। अर्नोल्ड लिखते हैं कि ही स्पोक, वो बोलते हैं, एंड लूज आवर हार्ट इन टीयर्स, और हमारे दिलों को गम से भर देते हैं, हमारे दिलों को झकझोर देते हैं। हार्ट इन टीयर्स, अब देखिए हार्ट में आंसू तो नहीं आएंगे, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो बोलते हैं, यानी जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमारे आँखों में तुरंत आंसू झलक आते हैं। आवर यूथ रिटर्न, हमारी युवावस्था हमारे पास वापस आ जाती है। फॉर देयर वॉज शेड ऑन स्पिरिट्स दैट हैड लॉन्ग बीन डेड, क्योंकि एक परछाई है जो हमारी आत्माओं पे है जो काफ़ी पहले मर चुकी है। यानी हमारी जो अंतर आत्माएँ हैं वो बुरी तरह से मटीरियलिज्म का शिकार हैं, जो कि अपनी युवावस्था को खो चुकी हैं। लेकिन जैसे ही हम वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं तो वो जुनून, वो शक्ति युवावस्था की हमारे अंदर फिर से आ जाती है। The freshness of the early world here, the freshness of the early world here, Wordsworth is seen as, अच्छा ठीक है, इसको भी इसी के साथ जोड़ दीजिए। The freshness of the early world, और इस अर्ली जो पीछे दुनिया गुजर चुकी है ना, उसकी फ्रेशनेस को भी हम महसूस कर पाते हैं वर्ड्सवर्थ को पढ़ने के बाद। ये ऊपर जुड़ जाएगा। अब यहाँ से आगे देखेंगे, हेयर वर्ड्सवर्थ इज सीन, यहाँ पर वर्ड्सवर्थ को दिखाया गया है एज अ पोएट, एक कवि के तौर पर, हु रिकनेक्ट्स ह्यूमैनिटी विथ नेचर, जो मानवता को नेचर के साथ में जोड़ता है, इनोसेंस के साथ में जोड़ता है, एंड डीप इमोशन, और गहरे इमोशन भावनाओं के साथ में जोड़ता है, रिस्टोरिंग वाइटैलिटी इन एन एज ऑफ डाउट, और एक ऐसी एज में कि जो संदेहों से भरी हुई है, वहाँ पर वो वाइटैलिटी को, जीवन को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, जो कि भावनाओं से, फीलिंग्स से भरा हुआ हो, एक दूसरे की मदद करने वाला हो और एक दूसरे के दर्द को समझने वाला हो। ज़बरदस्त लिखा है भाई। अर्नोल्ड हाईलाइट्स द विक्टोरियन क्राइसिस ऑफ फेथ, अर्नोल्ड जो है विक्टोरियन एज के क्राइसिस ऑफ फेथ को दिखाते हैं। कॉलिंग इट, इसे पुकारते हैं आयरन टाइम या आयरन एज ऑफ डाउट्स, डिस्प्यूट्स, शक या संदेह की लड़ाई के तौर पर, डिस्ट्रैक्शंस, और हमें विचलित कर देने वाले दौर के तौर पर, और फियर्स, और एक ऐसा दौर की जहाँ पर डर का साम्राज्य है, डर का राज्य है। इन दिस ट्रबल्ड एज, इस कठिन एज में, समय में, वर्ड्सवर्थ पोइट्री, वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है, ऑफर्ड कंफर्ट, वो हमें सुकून ऑफर करती है, एंड रिमाइंडेड पीपल, और लोगों को याद दिलाती है, ऑफ द स्पिरिचुअल फ्रेशनेस ऑफ नेचर, प्रकृति की दैवीय फ्रेशनेस, तरोताज़ा कर देने वाली ताकत को रिमाइंड कराती है, हमें याद दिलाती है कि अगर आपको कहीं सुकून नहीं मिल रहा है ना, तो चलो आ जाओ प्रकृति के साए में, उसके कांटेक्ट में आ जाओ, सारे दुख भूल जाओगे और तुम्हें फ्रेशनेस महसूस होगी। अनलाइक गोयथे की अगर बात करिए, हु टॉट थ्रू विजडम, जिन्होंने बुद्धिमानी से हमें बहुत कुछ सिखाया, और बैरन की बात करिए, हु इज़ इंस्पायर्ड विथ पैशन, जिन्हें जो इंस्पायर थे किससे, पैशन, जुनून से, वर्ड्सवर्थ अलोन कुड मेक अस फील, इन तीनों में वर्ड्सवर्थ ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें महसूस कराने की ताकत रखते हैं। यानी जो वो लिख रहे हैं तो वो उसमें हम ये महसूस कर पाते हैं कि उस एज में लोगों का, सोसाइटी का क्या हाल रहा होगा, उनमें क्या चीज़ों की कमी रही होगी, वो कैसे रहे होंगे। अच्छा, अर्नोल्ड अंत करते हैं, दैट वाइल अदर पोएट्स में रिटर्न, कंक्लूड्स दैट, अपने अंतिम या कंक्लूजन में कहते हैं कि वाइल अदर पोएट्स में रिटर्न, जबकि दूसरे कवि आ जाएं, वेयर विल यूरोप्स लेटर और अगेन फाइंड वर्ड्सवर्थ हीलिंग पावर, वेयर, जहाँ पर, विल यूरोप से लेटर, यूरोप के जो बाद के लोग हैं, सॉरी, यूरोप से लेटर आवर, यूरोप के जो बाद का समय है, सॉरी, अगेन फिर से फाइंड, वो पाएगा वर्ड्सवर्थ हीलिंग पावर, वर्ड्सवर्थ के हीलिंग पावर को। दिस एस्टेब्लिशेस वर्ड्सवर्थ, ये वर्ड्सवर्थ को एस्टेब्लिश करता है एज द पोएट ऑफ कंसोलेशन, सांत्वना के एक कवि के तौर पर, हुज लेगेसी, जिनकी विरासत लाइज इन हिज एबिलिटी, उनकी योग्यता में छिपी है, फॉर रिन्यू फेथ, विश्वास को नया करने में, विश्वास को पुनर्जीवित करने में, इन नेचर, किसमें, प्रकृति में, सिंपलिसिटी एंड द ह्यूमन स्पिरिट, और मानव की आत्मा में। फिर से समझ लीजिए इसको, दिस, ये जो है, एस्टेब्लिशेस वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ को ये चीज़ें इस्टेब्लिश करती हैं,
एज द पोएट ऑफ कॉन्सोलेशन के कवि के तौर पर, कि जिनको पढ़ के आपको सुकून और शांति मिलती है, ये मतलब है। हुज लेगेसी, जिनकी विरासत लाइज इन, छिपी हुई है, मौजूद है, इन हिज एबिलिटी, उनकी उस क्षमता में, टू रिन्यू फेथ, जिससे वो विश्वास को पुनर्जीवित करते हैं, इन नेचर, प्रकृति में, और सिंपलिसिटी में, एंड ह्यूमन स्पिरिट, और ह्यूमन स्पिरिट में। यानी उनकी विरासत इस बात में छिपी है कि जब हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो हमारा जो फेथ क्या है, अंधेरे में जा चुका है, टूट चुका है, कम हो चुका है, वो हमारा फेथ पुनर्जीवित होता है, और हम समझ जाते हैं कि हमें नेचर पर और सिंपलिसिटी पर, ह्यूमन स्पिरिट पर विश्वास रखना चाहिए। यही हमारे लिए अंतिम पड़ाव और हमारी शरण स्थली है। अच्छा कंपेयर किया इन्होंने। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 और 5 भी होगा। चलिए बाकी के हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये सेक्शन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर तो बनता ही है ना। लाइक शेयर कर दीजिए, और क्या कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।